हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर आज हम लोग दो तीन कंपनियों को देखने की कोशिश करेंगे एक साथ में, because बहुत कंपनियों के आईपीओ खुले हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनों को कवर कर पाएँ उतनों को कोशिश करते हैं, बाकी कुछ को हम रिजेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली कंपनी जिसको हम देखने वाले हैं वो है केवीएस कास्टिंग आईपीओ। इसका जो आईपीओ है वो 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 56 का इन्होंने जो है आईपीओ प्राइस यहाँ पर रखा है और 27 करोड़ रुपीज़ के आसपास में उठाने का ट्राई करें, और जो पूरी वैल्यू इस आईपीओ के थ्रू कंपनी के लगाई जा रही है वो 105 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है, और 71% मालिकाना हक प्रमोटर्स का आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। अब इस कंपनी पे हम लोग और आगे नहीं बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक रीजन वी विल डिस्कस। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कंपनी जो है ऑटो कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो अलग-अलग गाड़ियों के जो कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने का काम करती है, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैक्टर से रिलेटेड हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर उनको बनाने की थी, यहाँ पे जो एक चीज़ देख पा रहे हैं वो ये है कि कंपनी के जो ऑटो कंपोनेंट्स की जो डिमांड है वो डे बाय डे जो ईयर दर ईयर जो है कम होती जा रही है। कंपनी जो है रेवेन्यूज जो आ रहे हैं वो कंपनी के कम आते जा रहे हैं। अगर हम लोग इसके अलावा दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, दैट इज़ कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से कंपनी की प्रोडक्शन क्या चल रही है, तो वहाँ पे भी हमें एक नेगेटिविटी नज़र आती है, जिसको हम एक बार आपको सामने दैट इज हियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है टाइम के साथ में घटता ही जा रहा है। और इसके अलावा अगर कंपनी के हम रेवेन्यूज को भी अगर चेक करेंगे तो रेवेन्यूज भी हर साल घटते ही जा रहे हैं। दो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं आई डोंट नो। एंड तो यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल हैं। इसके अलावा जो और चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी के पास में प्रॉपर्टीज भी है, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो लीज पर ही है, सब कुछ जो है कंपनी का लीज के ऊपर में है। 299 ईयर्स के लीज के ऊपर में है दो प्रॉपर्टीज। सो वहाँ पर भी कोई इश्यू ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आया, बट द पॉइंट इसी कंपनी का रेवेन्यू जो है टाइम के साथ कम होता जा रहा है। दैट्स अ बिगर इश्यू ओवर हियर, तो मुझे लग रहा है कि इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं आज के हिसाब से। बाकी फ्यूचर में अगर बढ़ेगा तो हम लोग फिर से इस पर नज़र डाल सकते हैं। दूसरी कंपनी हमारे सामने आती है, दैट इज दिस रुक्मणी देवी गर्ग एग्रो इम्पैक्ट्स लिमिटेड। इसका भी जो आईपीओ है वो 26 से 30 सितंबर के बीच में खुलने वाला है, और 99 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया, जो अपर बैंड है प्राइस का वो सेट किया है। 23 करोड़ रुपीज उठाना चाह रही है, और जो पूरी वैल्यू लगा रही है खुद की वो 88 करोड़ रुपीज के आसपास में लगा रही है। अब यहाँ पे भी जो मेन इश्यूज हमें जो नज़र आते हैं वो जो आपको एक बार से दिखा देता हूँ इनकी आरएसपी के अंदर में। तो अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी करती क्या है, तो ये जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चना हो गया, गेहूँ हो गया, तो इनको जो फार्मर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट खरीद लेते हैं और उसके बाद में उनको प्रोसेस करके आगे बेचने का काम करते हैं। इनकी खुद की ब्रांड्स भी हैं आज के दिन। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दीज आर देयर ओन ब्रांड्स, जैसे ताजमहल बीट हो गया, हैप्पी फैमिली, शरबती। तो ये इनकी खुद की हैं, तो इनके थ्रू ये अपने ब्रांड्स पे माल भी बेचते हैं। मोस्टली जो मुझे दिक्कत नज़र आई है कि ये वैसे देखा जाए तो दाल, जो सॉरी दाल, जो गेहूँ इनको या फिर गेहूँ का आटा इनको बेचने का काम करते हैं। और दूसरा अगर ये खुद का बेचते तो भी समझ में आता कि हाँ, इनका खुद का जो है प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। बट इनका जो प्रोडक्शन और रेवेन्यू मेनली आ रहा है वो ट्रेडेड गुड्स से आ रहा है, ट्रेडेड प्रोडक्ट से आ रहा है, दैट मीन्स कि कहीं और से खरीद के बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे बिचौलिया। राइट, तो एक ये जिसको हम बोल सकते हैं किराने की दुकान टाइप के काम, इनका रेवेन्यू जो है वहाँ से आ रहा है। तो जब ये किराने की दुकान टाइप से रेवेन्यू ज़्यादा आने लगे और उनके खुद के प्रोडक्ट से जो परसेंटेज रेवेन्यू है वो कम होने लगे, तो वहाँ पर एक इश्यू नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडेड गुड्स को तो कितना भी आप बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलरली मुझे इस कंपनी के अंदर में इश्यू नज़र आया। बाकी इनके अगर पास में अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं कि तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इनके पास में है। राइट, इनके पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ है। आज के दिन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी 18 एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप लोग अगर ढंग से देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पर एम्प्लॉय पे वो देखने को नहीं मिला, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर में लोग काम कर रहे हो, प्रोसेसिंग में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ट्रेडेड गुड्स का ही मेनली काम होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एम्प्लॉय डेटा को देखते हैं। दूसरा, इन्होंने जो ब्रांड नेम है वो भी आज के दिन इनकी रजिस्टर्ड नहीं, जो इनके ओन ब्रांड्स हैं, जो पहले नाम रजिस्टर करवाए थे वो भी इन्होंने अबेंडन कर दिए, मतलब अबेंडन हो चुके हैं, नाम इनके पास में रजिस्टर्ड आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। दो इनके पास में जो प्रॉपर्टीज आज के दिन ये जो यूज कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर में एज ए प्रोडक्शन या फिर वेयर हाउस, वो सारी की सारी लीज के ऊपर में ही आज के दिन देखने को मिलती हैं। दो यहाँ पर जो लीज है वो काफी लॉन्ग टर्म का देखने पर मिल रहा है काफी प्रॉपर्टीज के अंदर में, दैट्स अ वेरी गुड इशू। और वहाँ पे जो ओन्ड प्रॉपर्टीज जो देखने को मिल रही हैं वो यूजुअली वेकेंट या फिर वेयर हाउस, एक प्रॉपर्टी जो है वेयर हाउस में काम है, बाकी यूजुअली वेकेंट पड़ी हुई है। राइट, तो काफ़ी थोड़ा सा जो मेन इश्यू जो मुझे पर्टिकुलर नज़र आ रहा है वो ये है कि जो गुड्स हैं वो बेच खरीद के बेचने का काम करें, इनके पास में कुछ मोट या फिर खुद मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, जो कि एक अपर हैंड होता है मैन्युफैक्चरर के पास में, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये दूसरे जो जो कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो कहीं पर भी यहाँ पर आगे चल के दिक्कत पैदा कर सकता है।
सो वो इश्यू मुझे नज़र आया, तो इसमें लॉन्ग टर्म व्यू में इसमें नहीं बनाना पसंद करूँगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस कंपनी का देखते हैं जिसको हमने अभी-अभी देखा, तो इसका जो जीएमपी प्राइस है, जो पर्टिकुलरली जिसको काफ़ी भाई लोग अच्छा समझते हैं, मैं उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ जीएमपी को, जब तक कंपनी के अंदर में दम ना हो। तो यहाँ पर जीएमपी प्राइस है, वो 8% के आसपास में पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ये थोड़ा-सा अभी तक लोड ही हो रही है पेज, जब तक लोड हो जाए तब तक हम दूसरी कंपनी को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो दूसरी कंपनी हमारे सामने है, जिसको मैं आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा, दैट इज अमीनजी रबर लिमिटेड। क्यों इस कंपनी के बारे में उसके आगे चर्चा करते हैं। इसका जो आईपीओ है वो लगभग 26 से 30 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 100 का अपर बैंड सेट किया और 30 करोड़ रुपए के आसपास में उठाने का ट्राई कर रही है, जिसमें से खुद की वैल्यू जो है 113 करोड़ के आसपास में लगा रही है। अभी जो पैसे उठा रही है उनके लिए कंपनी जो है अपना और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसकी और जो मशीनरी जो है उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेगी और नई मशीनरी वगैरह लगाने के अंदर में काम में लेने वाले। बाकी जो पैसा है वो लोन कम करने में काम में लेने वाला है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है अभी तक। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में 68% मालिकाना हक कंपनी में आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। इसकी कंपनी की जो शुरुआत है 2006 के अंदर में हो गई थी। अब ये कंपनी करती क्या है, हम लोग आप इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखते हुए समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर वो जो पुरानी वाली जो कंपनी है उसका यहाँ पर डेटा खुल चुका है हमारे सामने। तो डेटा निकल के आया है, क्या निकल के आया है? ओके, यहाँ पर कोई डेटा निकल के नहीं आया। ओके, तो हम लोग आरएचपी के अंदर में चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की, दैट इज दिस अमीन जी। राइट, तो इसके अंदर में हमें आरएचपी के अंदर में समझ में आ रहा है कि एंड दिस वन की जो प्रमोटर है उनका नाम है मुफ्दाल नजमुद्दीन दिसा वाला। ओके, इन्हीं के पास में मेनली कंपनी का स्टेक है, कंट्रोल है और फ्यूचर में भी इन्हीं के पास में रहने वाला है, क्योंकि मेजोरिटी स्टेक इन्हीं के पास में रहने वाला है पूरे बाकी सब इन्वेस्टर्स और सबको मिला के। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस आज के दिन नजर नहीं आ रहे हैं। सेल्स का अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो जिसको मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो वहां पर एक पर्टिकुलर नाम आ रहा है एबीजेड रब मेटेलिको। वहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहे हैं कुछ खास, बट यहाँ पर बाकी कुछ कंसर्निंग नहीं नजर आ रहा। वो भी कुछ कंसर्निंग नहीं है, कोई दिक्कत वहां पे भी नजर नहीं आ रही है। 2006 की ये कंपनी खुली हुई है एंड उसके बाद में ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं कि कब कौन सा जो पर्टिकुलरली इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कब कहाँ से मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिला। बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये मेजोरिटी मतलब काफ़ी अच्छा खासा जो सामान है वो रेलवे को डिलीवर करती है। तो वहाँ पर एक पॉजिटिविटी मुझे पर्टिकुलरली इसमें नजर आई, क्योंकि रेलवे को आज के दिन मार्केट में बहुत वैल्यू दे रहा है और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले पूरे जो कंप्लायंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीट करने पड़ते हैं, तो उनको एक कंपनी मीट कर रही है और काफ़ी टाइम से मीट कर रही है, तो वो एक थोड़ा सा इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कोई सब्सिडरीज या जो होल्डिंग कंपनी है वो कुछ है नहीं। सब्सिडरी यहाँ पर अमीन जी रबर आईएनसी नाम से कंपनी जो देखने को मिल रही है, जिसमें इस कंपनी का मेनली स्टेक है। एंड मुफ्ताल जी जो हैं वो इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। 53 ईयर्स की एज है और इनके पास में लगभग 18 साल का इस पर्टिकुलर सेक्टर का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आज के दिन जो सैलरी उठा रहे हैं वो लगभग 20 लाख रुपए सालाना उठा रहे हैं, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है। मैंने एक तो कंपनी देखी थी जिसका कि वो लगभग 120 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई गई थी, और उसका जो प्रमोटर जो मेन मालिक है वो लगभग 8 करोड़ रुपए साल का सैलरी उठा रहा था। मैंने कहा भाई तो 10 साल में तो तू ही खाली कर देगा कंपनी को, पता नहीं ऊपर लेके जाएगा कि खाली कर रहा है। पॉइंट इज कि 8 करोड़ रुपए उस कंपनी को उसकी सैलरी पूरा करने के लिए नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो दैट। तो यहाँ पर वो चीज़ केसेस यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। कंपनी का जो नाम है अमीन जी, ये जो लोगोस के साथ में ये दोनों रजिस्टर्ड है, बाकी ये जो लोगो है और अमीन जी नाम है ये रजिस्टर्ड अभी नहीं है। देखो कोई भी कंपनी जब अपना लोगो चेंज करती है तो उसको अलग से रजिस्टर करवाना पड़ता है, ताकि कि उस लोगो को कोई और यूज ना कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो कुछ ओन्ड है, कुछ लॉन्ग टर्म के लीज पर है एंड कुछ जो है प्रमोटर्स द्वारा ओन्ड है, तो उन्होंने लीज के ऊपर में दे रखी है, और कुछ कंपनी द्वारा ओन्ड है। राइट, तो यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वैसे तो पुराने जमाने में देखा जाए तो ठीक है, मतलब यहाँ पर तब ये जो पर्टिकुलर गोडाउन है ये भी कंपनी द्वारा ही ओन्ड है, बिकॉज ये जो एक कंपनी है ये इस कंपनी की जो दूसरी कंपनी है काइंड ऑफ सब्सिडरी हुआ करती थी, मतलब दूसरी कंपनी थी जिसको इस कंपनी के अंदर मिला दिया गया, तो जो इस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज थी वो अल्टीमेटली आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी की प्रॉपर्टीज हो गई। राइट, तो वो भी एक यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसके वजह से मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं वो ओन्ड बाय द कंपनी नजर आ रही हैं। बाकी जो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो भी जो कि आईएनसी जो कंपनी इसकी सब्सिडरी है उसने इस कंपनी को प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए देंगे, तो सब्सिडरी की जो ओन्ड प्रॉपर्टीज है वो भी इसी की प्रॉपर्टीज हुई। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत यहाँ पर खास नजर
नहीं आ रही है। अब ये टॉप 10 कस्टमर से इनका 50% रेवेन्यू आ जा रहा है। सो जो डाइवर्सिफाइड कस्टमर पोर्टफोलियो, जो रेलवे रबर पैड्स जो हैं, ये सबसे ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। और इनका जो प्रोडक्शन यूटिलिटी है, वो यूटिलाइजेशन है, जो इनके पास में टोटल प्रोडक्शन है, इतने यूनिट्स बना सकती है 1,35,00,000 के आसपास सालाना, जिसके अंदर में से 61% टोटल कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन चल रही है, तो कि हर साल बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स अच्छी डिमांड जो है रेलवे से इनको मिल रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, और इनकी भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है टाइम के साथ में कम, मतलब जो प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो दैट्स ए पॉजिटिव थिंग ओवर हियर। एंड यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका यूटिलाइजेशन खत्म भी हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट मेनली जो है ये पर्टिकुलरली जो चीज़ है उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट ऑर्डर बुक पड़ी है इनके पास में लगभग 61 करोड़ रुपीज़ की, तो वो भी ठीक है, राइट। और जिसमें से 89% जो है वो इंडियन रेलवे या फिर उनके अलाइड एंटिटीज़ हैं, उनसे ही यहाँ पर ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी हुई है। दैट्स अगेन और वेरी गुड। ये प्रोडक्शन हाउस है इनका, जो फैक्ट्री आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आज के दिन बनाते हैं। तो ये एक काफ़ी हार्ड रबड़ सा टाइप ऑफ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे होंगे, जैसे आपने ब्रेकर्स देखे होंगे, स्पीड ब्रेकर्स, ये कंपनी बनाती है। ये कुछ स्क्रूज होते हैं जो काम आते हैं, जो प्लास्टिक से बनते हैं, प्लास्टिक रबड़ से बनते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में ये चीज़ें काम आती हैं। और भी बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ मैं इनके। ये एक काऊ मैट होता है जो कि आपने यूजुअली गाय भैंस जो रखते हैं वो यहाँ पर इस मैट को बिछाते हैं, ताकि अच्छे से सब उनको मतलब साफ सफाई के अंदर में रखा जा सके काऊ मैट्स के ऊपर में। तो दिस इज़ वेरी हार्ड एंड रबड़ रबड़ बेडिंग होती हैं, बाद में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैट बनती हैं। एंड जो रेलवे के अंदर में यूज होने वाली जो दोनों जो जो रास्ता निकल जाता है उसके अंदर में प्लास्टिक का जो ये जो रबड़ का बनता है, ये भी कंपनी बनाती है। रबड़ के काफ़ी सारे आइटम्स ये कंपनी आज के दिन प्रोडक्शन के अंदर में है और मैन्युफैक्चरर है इस चीज़ की। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये जो हम लोग ब्रिजेस वगैरह देखते हैं, आप लोगों को कभी देखा होगा ब्रिज जो है पिलर खड़े रहते हैं, पिलर के ऊपर में बाद में वो जो अलग से स्लैब डाल के ये रोड बनाई जाती है, राइट। तो जो पिलर और बीच में जो ये वाला स्लैब रखा जाता है हॉरिजॉन्टल वाला, उसके बीच में एक गैप दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर में एक मतलब डायरेक्ट नहीं रख दिया जाता है उसके ऊपर में, इस टाइप के डिवाइसेस लगाए जाते हैं। तो ऊपर वाले में स्लैब होता है, नीचे वाले के अंदर में जो पिलर होता है उसमें ये स्क्रू कस दिए जाते हैं, ताकि जो जो वाइब्रेशन होता है, राइट, जो वाइब्रेशन होता है उससे पैदा होने वाला ब्रिज से, उससे पिलर के ऊपर में आँच ना आए, और जो है लॉन्ग टर्म जो लॉन्जिटिविटी है वो बढ़ाई जा सके। इसके बारे में आप लोग और ज्ञान जो है वो किसी ज्ञानी से ले सकते हैं। मेरे पास इतना इतना ही ज्ञान था किसी ज्ञानी ने मुझे दिया था। बाकी ये जो मेनली कंपनी का सबसे ज़्यादा हाई यूज़ होने वाला प्रोडक्ट ये वाला है, जो कि जब ये आपस में जब इनको रखा जाता है ताकि उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब किया जा सके उस डिवाइस के साथ में, तो वो ये वाला रबर यूज़ होता है। तो इसको ये जो कंपनी आज के दिन बनाती है, राइट। आज के दिन जो है सबसे रेवेन्यू जो है वो तेलंगाना से आ रहा है। उसके अलावा जो कंपनी का रेवेन्यू बाहर से भी आ रहा है, इंडिया के बाहर से, और इंडिया के बाहर से जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट इज वेरी गुड, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। तो कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है। सो रेलवे से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कंपनी के पास में, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जैसे रोड वगैरह तो हमने देखा, और बाद में जो एक्सपोर्ट कर रही है वहां से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। और हर जगह से कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। 2 ईयर्स का डेटा अगर हम लोग चेक करते हैं तो दैट्स अगेन फाइन। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है कि इस पूरी कंपनी के अंदर में जितना पैसा लगा हुआ है टोटल मिला के 102 करोड़ रुपया ही लगा हुआ है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है लगभग 22 करोड़ रुपया लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा है वो सारा उधारी का है। अब यहाँ पे जो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, दैट इज की कंपनी की जो उधारी है, लॉन्ग टर्म उधारी, वो बढ़ती ही जा रही है। एंड साथ में ये कंपनी की जो शॉर्ट टर्म उधारी है वो भी बढ़ती ही जा रही है। साथ में कंपनी का जो माल बना रही है, जो ट्रेड्स पेबल, दैट मीन्स की माल उधारी में उठा रही है, उनका पेमेंट भी टाइम से नहीं कर रही है, तो उनकी भी उधारी बढ़ती जा रही है, राइट। तो दीज आर काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दिस कंपनी। दूसरा, यहाँ पर ये जो पैसा पूरा उधारी का ले रखा है, लोन का ले रखा है, खुद ने लगा रखा है कमा कमा के, वो कहाँ रखा हुआ है? तो मेनली यहाँ पर इन्होंने टेंजिबल, दैट मीन्स की यहाँ पे तो जो फैक्ट्री सेटअप वगैरह जो मशीनरी लगा रखी है उसमें पूरा पैसा लगाया हुआ है। एंड दूसरा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कंपनी जो नया सेटअप लगा रही है, एक्सपेंशन कर रही है, नई मशीनरी के अंदर में अपग्रेडेशन कर रही है, उसमें जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लगा हुआ है 30 करोड़ रुपए के आसपास में, तो वहां पर मेनली पैसा जा रहा है। दैट मीन्स की फ्यूचर जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स का नजर आ रहा है। नेक्स्ट, अब फ्यूचर देखो, मुझे भी पर्टिकुलरली इस सेक्टर का नजर रहने की उम्मीदें नजर आ रही हैं, बिकॉज इस टाइप की कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई लिस्टेड आज के दिन में है, राइट। आगे आ सकती हैं, बट प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में जो है काम करने वाली है, मतलब ये जो प्रोडक्ट सिमिलर से ही बनाने का काम करती है, और इसकी जो डिमांड है फ्यूचर में मुझे बढ़ती ही नजर आती है, राइट। आपको क्योंकि
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ में ये जो चीज़ें हैं, ये घरों में भी आने वाले टाइम के अंदर में यूज़ होती हुई मुझे दिख रही हैं। राइट, तो जिस उस वजह से इसकी जो डिमांड्स है वो बढ़ने की उम्मीद है। बाकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटी जो है एक्सपेंशन के ऊपर में कंपनी ध्यान दे रही है, तो वो भी थोड़ा सा इशारा कर रही है कि हाँ, इनको भी दिख रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड हम देख भी रहे हैं बढ़ भी रही है, और रेलवे के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी हम लोग देख के थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरा दूसरा पैसा जो और पैसा कहाँ पे लगा हुआ, तो इनकी जो नेगेटिविटी पर्टिकुलरली मुझे नजर आ रही है कि ये आज के दिन इतना माल बना बना के इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक तो नेगेटिविटी नजर आ रही है, दूसरा ये कंपनी का जो माल बेच पा रहे हैं उसका ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे अगेन इस पर्टिकुलर कंपनी में नेगेटिविटी नजर आ रही है। सो फ्यूचर को अगर हम लोग जनरल टर्म्स में देखते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट्स की ये डिमांड रह सकती है, तो वो दिख रही है कि हाँ रह सकती है, बट द पॉइंट इज कंपनी बेच क्यों नहीं पा रही है, फिर इन्वेंट्री क्यों बढ़ाती जा रही है, और ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। राइट, तो वहां पर एक इश्यू नजर आ रहा है, और साथ में जो ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं और कंपनी और फैक्ट्री का सेटअप का और इंक्रीज करती जा रही है और पैसा जो है लगाती जा रही है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1.5 करोड़ रुपया लगा रही है, 2 करोड़ रुपया लगा रही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। राइट, ये जो पैसा है ये मैं आपको बार बार इशारा कर रहा था, ये टोटल पैसा जो है लगा हुआ है वो है इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स के अंदर में। राइट, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में पूरा पैसा लगा हुआ है। राइट, तो ये जो है एक्सटेंड कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कमाई है उसको अगर हम लोग चेक करते हैं, 76 करोड़, 83 करोड़, 94 करोड़ रुपीज, यहाँ पर अगर नेगेटिविटी नजर आई वो ये है कि कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बट कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर पिछले साल जो अगर हम लोग देखते हैं तो हर 83 करोड़ के ऊपर में यहाँ पर लगभग 50.5 करोड़ रुपए के आसपास में खर्चा हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2.5 करोड़ का माल बच गया, तो यहाँ पर 50.5 करोड़ का ही बचा हो गया खर्चा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 94 करोड़ का रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर 60 करोड़ 61 करोड़ का माल और यहाँ पर 11 करोड़ का माल बच गया, तो यहाँ पर इस साल तो जो है 50 करोड़ से भी कम का इनका रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, तो हाउ 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 इज दैट पॉसिबल। या तो कंपनी ने अपना जो माल है वो बहुत ही मार्जिन पे बेचा है, अच्छे खासे मार्जिन पे बेचा है, या फिर कंपनी जो है यहाँ पर जो रेवेन्यूज हैं उनको कुछ गड़बड़ कर रही है। राइट, तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अगेन इसके ऊपर में सवाल खड़ा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग डेटा को चेक करते हैं तो ये जो 8 करोड़ रुपए के आज इस साल कंपनी ने निकाले, तो वो यहाँ पर कंपनी का जो माल है वो बच गया, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो वो एक अगेन जो मार्जिन है, मुझे लग रहा है कि मार्जिन कंपनी बहुत अच्छा बचा रही है, मतलब रेवेन्यू नेट वैल्यू मतलब प्राइस जो है वो अच्छी खासी लगाई है इन्होंने। अब रेलवे के ऑर्डर्स में लगाई है, धांधली की है, तो गड़बड़ होने वाली फ्यूचर के अंदर में भाई। नेक्स्ट यहाँ पर पिछले साल के हम लोग नेट प्रॉफिट्स को कंसीडर यहाँ पर करने वाले हैं, उसी के हिसाब से पी और पी रेशियो निकालने वाले हैं। सो लेट्स सी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर जो कैश है कैश ऑपरेशन से वो निकाल पा रही है, तो कितना निकाल पा रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है 8 करोड़ रुपए से। क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिवली पॉजिटिव है, तो यहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि यहाँ पर 5 करोड़ रुपए तो ये चले गए, तो 8 करोड़ में से 3 करोड़ 3 करोड़ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेड्स पेबल का 8 करोड़, तो 8 करोड़ का 8 करोड़, तो दैट मीन्स की नेगेटिवली पॉजिटिव है, सो यहाँ पर दम नहीं है। राइट, तो कैश फ्लो इज ऑल्सो बेकार, यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर में काफ़ी थोड़ी दिक्कतें नजर आ रही हैं, और साथ में ही जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया बैलेंस शीट वहां पर भी दिक्कतें नजर आ रही हैं। सो ओवरऑल जो मेरा व्यू बन रहा है इस कंपनी के बारे में वो जनरल टर्म्स में अच्छा बन रहा है, बट कंपनी को देखते हुए तो अच्छा नहीं बन रहा है। तो मैंने पूरा रिसर्च इस कंपनी के ऊपर में इसलिए किया बिकॉज ऑफ द रेलवे थिंग। राइट, तो ताकि अपने को एक जनरल आइडिया कंपनी के बारे में मिल सके, क्योंकि उनके ऊपर उन दूसरी कंपनियों जो हमने 3 कंपनियों को देखा भी, तो बाकी 2 कंपनियों को देखा उनके अंदर में तो ये चीज़ ये जो टर्म था वो था ही नहीं, इनके इसके अंदर में था। तो अब क्या है, इसके से हम लोग लॉन्ग टर्म का कुछ व्यू बना सकते हैं तो इस कंपनी से यस फ्यूचर को लेकर के अगर ये थोड़ा हमें सुधार देखने को मिलता है अगले प्रॉफिट्स के अंदर में, तो हम लॉन्ग टर्म का व्यू बना सकते हैं। बाकी अगर किसी भाई को रिस्क लेने का मूड है कि हाँ भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ, राइट, और 30-35 स्मॉल कैप कंपनी जो ऐसे कंपनी 30-35 कंपनियों में रिस्क लेने का मेरा विचार है, उसमें से एक कंपनी क्या इसको भी रख सकता हूँ, तो यस यू कैन कंसिडर इट, बट ध्यान रखिए 30-35 कंपनियों में रिस्क लो तभी, अदरवाइज इग्नोर। राइट, दैट्स ऑल माय व्यू इज कंप्लीटली दैट्स फाइनली। कल फिर मिलते हैं पूरे वीडियो के साथ में। बाकी आपको भी डिसीजन बनाए अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद में बनाए। बाकी इस कंपनी से इन तीनों ही कंपनी से अभी ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म ना लिस्टिंग गेन की उम्मीदें अभी फिलहाल की तरफ से मेरी तरफ से नहीं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।